दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए समास आप लोगों को आज ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे और समास आपको आसानी से समझ आ जाए, ऐसे ही हम इसमें भाषा का हमने प्रयोग किया है। दोस्तों एक ही बार में आपको कंप्लीट सभी प्रकार के समास, समास के उदाहरण और इसके अलावा समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा और समास के भेद। दोस्तों शुरुआत में आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारा ऐप जो है वो अवेलेबल है। ऐप का नाम आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, मेंस एजुकेशन। जैसे ही आप मेंस एजुकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो वहां पर आप लोगों को हमारा ऐप मिल जाएगा। वहां से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। उस पर हमने विभिन्न प्रकार के कोर्स को अपलोड किया हुआ है, जिसमें क्लास 10th और 12th वाले जो स्टूडेंट्स की बोर्ड एग्ज़ाम है उसको ज़्यादा वरीयता दी गई है। वहाँ पर सबके लिए डिस्काउंट भी उपलब्ध है। तो देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा समास। दोस्तों समास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो समास होता है इसका क्या अर्थ है। समास का अर्थ, समास की परिभाषा और समास के भेद, ये आप सभी के लिए डेफिनेटली लाभदायक साबित होंगे, चाहे परिभाषा आपकी कोई सी भी क्यों ना हो। देखिएगा, परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। देखिए समास का अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप में कहना। संक्षेप में कहना। दोस्तों संक्षेप में जब हम कहेंगे तो एक प्रक्रिया बनेगी, उस प्रक्रिया का नाम है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। और जो संक्षेपीकरण होता है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों का होता है। इसीलिए समास में कहा जाता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। अब जब योग बनता है, ठीक है, जब योग होता है तो उस योग को क्या कहा जाता है, उस योग को कहा जाता है दोस्तों संक्षेपीकरण। अब यहाँ पर समास में कौन सी प्रक्रिया होती है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है समास में प्रक्रिया होती है संक्षेपीकरण की। अर्थात समास में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें हम जो अधिक शब्द होते हैं उनको हम उसके लिए एक शब्द ठीक लिख देते हैं। तो परिभाषा आप ऐसे बना सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द या पद के योग को समास कहते हैं। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को याद रखना है समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने गए हैं। देखो आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि समास के कितने भेद माने गए हैं, तो समास के 6 भेद माने गए हैं। 6 भेद इस प्रकार हैं। देखो सबसे पहला भेद है अव्यय भाव समास। जो अव्यय भाव समास है ना, इसमें अव्यय का भाव आता है। अव्यय का भाव, अव्यय का मतलब क्या होता है, जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो। देखो दोस्तों खर्च ना होने का मतलब होता है विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, विकार ना होना। ठीक, अव्यय का मतलब भी होता है विकार ना होना। जब विकार नहीं होता है तो ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। हम अविकारी कह देते हैं उनको, और अविकारी शब्द ऐसे भी आप मान सकते हो, तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय भाव समास जो होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अव्यय का भाव होता है। ठीक, अव्यय ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कर्ता या काल किसी के भी द्वारा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। और दोस्तों जहाँ पर अव्यय का भाव आता है वो जो समास होता है ना दोस्तों, वो कहलाता है अव्यय भाव समास। ठीक है, जैसे आपके सामने उदाहरण दे देता हूँ मैं, यथा शक्ति। अगर आपके सामने ये लिखा है यथा, इसमें ये पूर्व पद है, ठीक है, और शक्ति जो दिया है ये उत्तर पद है। पूर्व पद को क्या बोला जाता है, पूर्व पद को बोला जाता है पहला पद, ठीक है, और उत्तर पद को क्या बोला जाता है, दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद बोला जाता है। तो जो अव्यय भाव समास होता है ना, उसमें ये पूर्व पद प्रधान होता है। आपको याद रखना है कि अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, आपके सामने यथाशक्ति यहाँ पर लिखा है, तो यथा जो शब्द है ना, इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब जब विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये शब्द अविकारी शब्द है या नहीं है, आप भी सोचकर बताइए, है ना।
हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। तो यथाशक्ति जो है ना दोस्तों, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक, इसमें पूर्व पद मतलब कि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक, अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। और प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का मतलब होता है मुख्य। पूर्व पद मुख्य होता है, पूर्व पद मेन होता है। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर समास दिया है दोस्तों भेद में, द्वंद्व समास। द्वंद्व, इसमें आप लोगों को दोनों पद प्रधान बताना है, दोनों पद प्रधान। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दोनों पद के अलावा एक और बात मैं बता देता हूँ। मूलतः दोस्तों इसमें सभी पद प्रधान होते हैं, सभी पद प्रधान। ठीक है, कैसे होते हैं सभी पद प्रधान? उदाहरण देखिए, जैसे आपके सामने लिखा है राम लक्ष्मण। ठीक है, आपके सामने ऐसे लिखा है, तो राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है। ठीक है, इसका विग्रह हम बनाते हैं तो राम और लक्ष्मण बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने ऐसे दे दिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अब इसमें राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, भरत भी प्रधान है और शत्रुघ्न भी प्रधान है। इसका मतलब द्वंद्व जो समास होता है ना दोस्तों, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, लेकिन हम परिभाषा बना देते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास, अच्छा द्वंद्व समास जो है ना, ये वाला द्वंद्व समास, इसमें पद जो हैं राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई व बहन, लाभ और हानि, लाभ हानि, इस प्रकार से उदाहरण बनते हैं। इस सभी की डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले आपको ये सामान्य परिचय बता रहा हूँ 6 भेद के। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों पहला पद जो पूर्व पद होता है, पहला पद जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैंने शब्द लिखा पंचवटी, तो पंचवटी में ये जो पंच लिखा हुआ है ये पहला पद है, और वटी जो लिखा है ये दूसरा पद है। ठीक, उत्तर पद जिसे हम बोल सकते हैं। तो पंच मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, पंच मतलब आप सभी जानते हो, पंच का मतलब 5 होता है यहाँ पर। तो जो पूर्व पद होता है, पहला पद जो होता है पंचवटी में जो इसमें लिखा है, इस प्रकार से उदाहरण में बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। पहला पद जो होता है ना दोस्तों, ये संख्या का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? संख्या का बोध कराता है। कहने का अर्थ सीधा सा यहाँ पर यह है कि द्विगु जो समास है, इसमें पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची। तो संख्यावाची का मतलब संख्या का बोध कराने वाला, संख्या का बोध, संख्या का बोध कराने वाला, संख्या का बोध कराने वाला। और दोस्तों संख्या के साथ साथ ये समूह का भी बोध कराता है, समूह का भी बोध कराता है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण कौन सा बताया था? पंचवटी। तो जब इसका विग्रह करते हैं तो 5 वटों का समूह ऐसे बनता है। तो 5 ये संख्या का बोध करा दिया पूर्व पद में, और उत्तर पद में ये समूह का बोध भी करा रहा है। तो उत्तर पद में समूह का बोध कराए ऐसा जरूरी नहीं है, इतना जरूरी है कि ये समूह का बोध कराता है। जैसे इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ चौराहा। मान लीजिए उन्होंने आपसे बोल दिया चौराहा। ठीक, चौराहा में पहला पद संख्यावाची है, राहा, राहा मतलब रास्ता, तो 4 राहों का समूह, ऐसे इसका विग्रह बनता है 4 राहों का समूह। कहने का मतलब ये है कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। ठीक, और वो समूह का बोध कराए, तब जाकर जो समास होता है वो होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा कैसे बनती है? जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाची हो, उस समास को समूह का बोध भी कराए, उस समास को द्विगु समास कहा जाता है। इसके बाद में आता है कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय जो समास होता है, इसमें विशेषण और विशेष की प्रधानता रहती है। मतलब कि देखिएगा, विशेषण, विशेषण, ठीक है, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष। विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक, और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष्य
की प्रधानता होती है, अर्थात उपमेय उपमान की प्रधानता होती है। उपमेय और उपमान की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ऐसे उदाहरण आपको दे दिया, तो तुलना किसकी की गई है? सीता के मुख की गई है। और समानता किससे की गई है? तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई है। इस प्रकार से तो दोस्तों कर्मधारय समास में आप लोगों को उपमेय उपमान विशेषण विशेष याद रखना है। और एक और बात, जैसे आपके सामने आ गया घनश्याम, घन श्याम, तो घनश्याम में आप लोगों को क्या बनाना? घन के समान श्याम, ऐसे विग्रह करना है, तो समानता प्रकट की जाती है। ठीक, उसके बाद में तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक विभक्ति चिन्ह जो होते हैं ना दोस्तों, कारक विभक्ति चिन्ह उनका लोप करके, कारक विभक्ति चिन्ह का लोप करके इस समास को बनाया जाता है। तो आप लोगों को द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक समास इसका बनता है। द्वितीय से लेकर के तो सप्तमी विभक्ति तक समास बनता है। तो तत्पुरुष समास को सीखने का तरीका क्या है? सबसे पहले कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए, और जैसे ही कारक चिन्ह आपको याद हुए तो आपको आसानी से तत्पुरुष समास समझ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में होता है बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि जो समास होता है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब हम जानेंगे पहला जो समास है हमारा, वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में देखिएगा परिभाषा, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, उत्तर पद संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और अव्यय का मतलब आपको मैंने बता दिया था कि जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। मतलब अव्यय जो होते हैं ना दोस्तों, ये अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, जैसे अब उदाहरण आप देखिएगा अव्ययी भाव समास में। उदाहरण में आप लोगों को सबसे पहले उदाहरण बताया है यथा शक्ति। यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। यहाँ पर यथा जो है ये अव्यय शब्द है। ठीक, और इसी प्रकार से प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग भी है और अव्यय भी है। प्रत्येक उपसर्ग अव्यय है, याद रखना, सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं। देखो यथाशक्ति, इसका विग्रह बनेगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। भर पेट, यहाँ पर भर जो शब्द लिखा है ये क्या है? ये अव्यय शब्द है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति प्लस एक बनता है दोस्तों, प्रति प्लस एक, तो ये जो प्रति शब्द है ना, ये भी अव्यय शब्द है। ठीक, तो इसमें अव्यय भाव समास है, ऐसे हम पहचानेंगे। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ऐसा विग्रह बनता है। भरपेट में पेट भर के, ऐसे विग्रह बनता है। प्रत्येक में एक एक या फिर हर एक, ऐसे विग्रह बनता है। आजन्म, इसमें आ उपसर्ग है और ये अव्यय भी होता है। तो आजन्म, जन्म से लेकर, इसका विग्रह बनता है, इस प्रकार से बनाएंगे, जन्म से लेकर। आजीवन, इसमें जीवन भर, इस प्रकार से इसका विग्रह बनेगा। यथा विधि, तो यथा इसमें अव्यय है, तो इसका क्या बनेगा? विधि के अनुसार। यथा रुचि, तो दोस्तों इसमें बनेगा रुचि के अनुसार। ये हमारा विग्रह इस प्रकार बनता है। इन सभी में दोस्तों यथा, प्रति, भर, इसमें भी प्रति, इसमें आ, इसमें भी आ, इसमें यथा और इसमें भी यथा, ये सभी शब्द जो हैं ये हमारे अव्यय शब्द हैं। इसमें पहला पद अव्यय है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय हो, उस समास को अव्यय भाव समास कहा जाता है। ठीक, ऐसे आपको कंप्लीट रखना है याद। अब हम देखेंगे अव्यय भाव समास के बाद में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिएगा, द्वंद्व समास जो होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप सभी को मैंने पहले परिभाषा बता दी है, समझा भी दिया है। द्वंद्व मतलब दोनों प्रधान, मतलब सभी प्रधान, सभी पद प्रधान। ठीक, या दोनों पद प्रधान, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान। ठीक, इस प्रकार से तो द्वंद्व समास की परिभाषा आप बताएंगे, जिस समास में दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। ठीक है, इसके अलावा भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, लाभ हानि, लाभ या हानि या लाभ और हानि, दोनों तरीके से बनता है इसका विग्रह। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सभी पद प्रधान अगर हैं तो वो हमारा समास होगा द्वंद्व समास। ठीक है, ऐसे आपको इसे सीखना है। इसके बाद में आता है हमारा द्विगु समास।
कौन सा समास आता है? द्विगु समास आता है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि पहला पद जो होता है इसका संख्यावाचक होता है, ठीक, और समूह का बोध कराता है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और समूह का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। तो परिभाषा देखिएगा, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है और उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। मेन बात द्विगु समास में क्या है? तो इसमें प्रथम पद संख्यावाचक, ये मेन बात है और यहीं से द्विगु समास कहलाता है वो। ठीक है, इसके बाद में अब उदाहरण आप इसका देख सकते हैं। देखिएगा द्विगु समास के उदाहरण। पहला उदाहरण आपको दिया है पंचवटी। अब इसमें दोस्तों पहला पद दिया है, पंच जो है ये संख्या का बोध करा रहा है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, इसमें समूह बनता है। सतसई, सतसई मतलब 702 का समूह। ठीक, अच्छा एक बात बता दूं, सतसई जो है ना दोस्तों, ये बिहारी की रचना है। बिहारी जी ने लिखी थी बिहारी सतसई। और बिहारी जो है ना दोस्तों, ये रीति काल के कवि हैं, ये भी आप याद रखना। और रीति काल को दोस्तों श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल के नाम से भी रीति काल को जाना जाता है। सतसई 702 का समूह ऐसे बनता है। इसमें सत जो पहला पद लिखा हुआ है ये संख्या का बोध करा रहा है, अर्थात यहाँ पर संख्यावाची है ये सब। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, सब में समूह लगा है, इसका मतलब यहाँ पर समझ जाना आप सभी कि पहला पद संख्या और दूसरा मतलब दूसरा ना मानकर आप तो समूह याद रखना। ठीक है, दूसरा तीसरा छोड़ो, आपको तो याद रखना है पहला पद संख्या और उसके बाद समूह का बोध भी कराता है। तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। और इसके बाद देखिएगा नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह, ऐसे विग्रह बनेगा। चौराहा का विग्रह क्या बनेगा? 4 राहों का समूह। इसी प्रकार से त्रिफला का क्या बनेगा? 3 फलों का समूह। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय का बनेगा 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्याय का क्या बनेगा? तो आपको याद रखना है 8 अध्यायों का समूह। दोस्तों ये अष्टाध्याय जो है एक बुक है, किताब है। ये किसकी है? तो यहाँ पर पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्याय। अगर आपसे कभी पूछ ले कि बुक किसकी है तो आप क्या बताएंगे? पाणिनि की है अष्टाध्याय। ठीक है, अब हम अगला समास देखते हैं। ये तो था हमारा द्विगु समास। दोस्तों सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन 20-25 मिनट में आपको मैं सारे जो समास है वो सभी बता दूंगा। इसमें आपका अगला जो समास आ चुका है उदाहरण, वो है बहुब्रीहि समास। दोस्तों परिभाषा देखिएगा, यहाँ पर परिभाषा में प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हो, जिस समास का अन्य पद जैसे एक तो होता है पूर्व पद, ठीक, एक होता है उत्तर पद। अब इस पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़कर जो पद होता है उसको बोला जाता है अन्य पद। ठीक है, अन्य पद या यूं कह सकते हो तीसरा पद। तीसरा पद, तो जिस समास का अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। और बहुव्रीहि आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसा मैंने लिखा हुआ है। ठीक, अथवा जिस समास में प्रथम एवं द्वितीय पद को छोड़कर, अर्थात कि कहने का मतलब समझ गए ना, पहले और दूसरे पद को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, अब आप उदाहरण देखिएगा। देखो उदाहरण, पहला उदाहरण क्या दिया? दशानन। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ये तीसरा पद है, ये प्रधान है। ठीक, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु, ये तीसरा पद प्रधान है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी, ये शिवजी जो लिखे हुए हैं हमारे, ये तीसरा पद प्रधान है। इसमें विष्णु जी लिखा है, विष्णु जी प्रधान है। इसमें रावण लिखा है, रावण प्रधान है। ये तीसरा पद है। दोनों पद को छोड़कर, जैसे दश और आनंद दोनों को छोड़ दिया और तीसरा पद ये प्रधान निकला। पीत और अंबर दोनों को छोड़ दिया और तीसरा पद विष्णु जी निकला। नीला कंठ दोनों को छोड़ दिया और शिव जी तीसरा पद निकला। चतुरानन, 4 आनंद, 4 मुख को छोड़ दिया और तीसरा पद निकला प्रधान ब्रह्मा। इस तरह से तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। देखिएगा उदाहरण, चतुरानन, चतुरानन का विग्रह क्या बनेगा? 4 है आनंद अर्थात मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। नीलकंठ, ये वापस रिपीट हुआ है, ये यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। ऐसे विग्रह आपको बनाना है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका,
अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पर गणेश जी प्रधान है, यहाँ विष्णु जी प्रधान है, यहाँ शिव जी, अर्थात तीसरा पद जहाँ जहाँ प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों, बहुव्रीहि समास के बाद में आप लोगों का आता है कर्मधारय समास। देखिएगा, ये आ चुका है कर्मधारय समास। परिभाषा देखिए, जिस समास में पहला पद विशेषण अर्थात उपमेय और दूसरा पद विशेष्य अर्थात उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था। विशेषण संज्ञात व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आपसे पूछा कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तब आप लोगों को क्या बताना है, ये देख सकते हो। ये लिखा है विशेषण, तो संज्ञात व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, पीला, नीला, बुद्धिमान, मूर्ख आदि, ये सभी विशेषण के उदाहरण हैं। और विशेष जिस शब्द, मतलब कि या तो संज्ञा शब्द होगा वो, या वो सर्वनाम शब्द होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अच्छा लिखा है ना, तो मैं यहाँ एक उदाहरण लिखता हूँ, राजू अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक। और यहाँ राजू, राजू क्या हो गया, ये यहाँ तो संज्ञा है, नाम है मतलब संज्ञा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है ना। तो विशेष्य हो गया ये, और अच्छा जो लिखा है ये क्या है, ये विशेषण है। तो विशेषण विशेष्य जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, मतलब उपमेय उपमान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है। अब ये उदाहरण आ चुके हैं आपके कर्मधारय समास के। देखिएगा, पहला उदाहरण कर्मधारय समास में, नील कमल। यहाँ नील लिखा है ना दोस्तों, ये विशेषण है, ठीक, और कमल विशेष्य है। तो नीला है जो कमल, ऐसे इसका विग्रह बनेगा। महात्मा, महान, आत्मा, तो महान क्या है, विशेषण है, आत्मा क्या है, विशेष्य है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, जिसे आपके सामने नील लिखा है, तो दोस्तों ये तो है आपका विशेषण, ठीक है। और आपके सामने लिखा है कमल, कमल, तो ये नीला कमल हो गया, क्या हो गया, नीला कमल। तो कमल क्या है, विशेष्य है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई है इसलिए विशेष्य है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताया है महात्मा, तो महान एक शब्द है, ये पूर्व पद है, ये विशेषण है, और आत्मा, आत्मा विशेष्य है। इस तरह से आपको याद रखना है। महात्मा महान है जो आत्मा, कृष्ण सर्प काला है जो सांप, ऐसे विग्रह बनेगा। कमल नयन, कमल के समान नयन। घन श्याम, घन के समान श्याम, देखो समानता बताई जा रही है ना, इस प्रकार से। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। परमानंद, परम आनंद। नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, इस प्रकार से। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। और वचनामृत, वचन रूपी अमृत, इस प्रकार से इसका विग्रह बनेगा। अब देखो, जो कर्मधारय समास जो होता है ना, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास में भी विशेषण विशेष होता है और बहुव्रीहि समास में भी विशेषण विशेष पाया जाता है। लेकिन यहाँ कर्मधारय समास जो होता है ना, इसमें तो समानता का भाव आता है, और जो बहुव्रीहि समास है इसमें तीसरा पद आता है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि कई उदाहरण इसके समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो समास था आपका कौन सा, कर्मधारय समास, ये पूर्ण होता है। और दोस्तों, अब आप लोगों को अगला जो समास है, जो है आपका तत्पुरुष समास, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, और एप्लीकेशन को अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा है तो मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।